नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास 1 बार, जीआरएफ 4 बार, नेट पास। तो दोस्तों, यूजीसी नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री की ये लाइव क्लास नंबर 5 है। ठीक है, 5 है ना, 6 है, देख लेते हैं। तो ये क्लास नंबर 6 है, ठीक है। और आज हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमने क्लास 5 को ख़त्म किया था, ठीक है। यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीजीटी, ठीक है। और सभी एग्ज़ाम, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, सभी में काम आएगा, ठीक है। क्लास नंबर हमारी ये थ्योरी क्लास कितनी है? 6 है, 6, ठीक है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है हमारी क्लास जिसका नाम है थ्योरी क्लास, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, क्लास हमारी निम्न प्रापाषाण काल उस दिन स्टार्ट की थी, परंतु हमने निम्न प्रापाषाण काल के बारे में थोड़ा ही बताया था, तो हम उसको आज दोबारा से शुरू करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, इतिहास, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर, ठीक है, जीरो से लेकर हाई लेवल तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है, आप बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है। देखो, इतिहास 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है, क्योंकि हम बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो हम प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, और आधुनिक काल, सॉरी, ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल, हम इस तरीके से आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। मैंने कई बार इसके बारे में बताया है कि भाई इसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री, क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ा ज़रूरी है। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज, ठीक है। तो इतिहास को हम 3 काल में डिवाइड करते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में हम महत्वपूर्ण जो अध्याय पढ़ते हैं वो मानव का इतिहास और पाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल को पढ़ते हैं, ठीक है। हमने मानव का इतिहास पढ़ लिया, ठीक है। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो करेंगे हम पाषाण काल, ठीक है, क्योंकि हम इसमें आज पढ़ेंगे पाषाण काल, पाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक में हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में महाजनपद काल से लेकर, महाजनपद
काल से लेकर 1964 तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम पाषाण काल में निम्न पुरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो थंबनेल लगा हुआ है, तो आज हम प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे दोस्तों, पाषाण काल को। ठीक है, पाषाण काल मैंने बताया, आप सभी को पता होगा, चलो अभी मैं तो बता रहा हूं, 3 काल में डिवाइड है। ठीक है, पाषाण काल भी 3 काल में डिवाइड है। पुरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, अब देखो पुरा पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पुरा पाषाण काल को भी हम 3 काल में डिवाइड करते हैं। पहला है निम्न या पूर्व पुरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, और इसका तीसरा जो पार्ट है वो है उच्च पुरा पाषाण काल। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपको ऐसी थ्योरी पढ़ाऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, ठीक है, और वहीं से सवाल आपके सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, PS कुबी जी वेलकम, करवी जी वेलकम, भानु प्रताप जी नमस्ते जी, वेलकम सबका। आपको मैं ऐसी थ्योरी पढ़ाऊंगा जहां से आपके सवाल बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अगर हम इसके समय की बात करें तो पाषाण काल का जो समय है, ठीक है, ध्यान से समझना, नोट्स बना रहे हो तो बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से चलेंगे हम। समय 6 लाख BC से लेकर, ठीक है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह थे उनको क्राइस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो उनसे पहले का जो समय था, यानी कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ था, और उससे पहले का जो समय है उसको बोलते हैं बिफोर। ठीक है, 6 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक, नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है ये। ठीक है, और अगर हम मध्य पाषाण काल के समय की बात करें तो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक, 4,000 BC तक ये काल चलता है। ठीक है, अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो 4,000 BC से लेकर, ठीक है, लगभग 1,000 BC तक ये समय चलता है। ठीक है, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो दोस्तों, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। ठीक है, आपको जो क्लास होगी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। तो देखो आज हम क्लास जो करेंगे वो करेंगे निम्न पुरा पाषाण काल पर। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल पर। तो पाषाण काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, पाषाण काल के बारे में कि
बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, पहला फैक्ट। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल को गौर से समझना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पाषाण काल को त्रिकाल यानी कि 3 भागों में बांटा। त्रिकाल मतलब 3 भागों में बांटा। ठीक है, यानी कि त्रिकाल। पाषाण काल को त्रिकाल में किसने बांटा? ठीक है, किसने बांटा, किसने विभाजित किया? तो उसका नाम था, देखो उसका नाम था डेनमार्क उसका नाम था डेनमार्क के संग्रहालय अध्यक्ष, संग्रहालय मतलब कि संग्रहालय अध्यक्ष जिनका नाम था थॉमसन, और उनके सहायक चूहम, नोट करना, चूहम ने इस काल को त्रिकाल की संज्ञा दी, यानी कि पाषाण काल को त्रिकाल की संज्ञा दी। त्रिकाल, 3 काल कौन कौन से थे? 3 काल उसने दिए। पहला काल जो दिया वो था पाषाण काल, नहीं, पुरापाषाण। ठीक है, कांस्य काल और लोहे काल, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। कांस्य काल और लोहे काल, यानी कि त्रिकाल। पाषाण काल को जो त्रिकाल की संज्ञा दी, ठीक है, जो त्रिकाल की संज्ञा दी वो उसका नाम था थॉमसन। ठीक है, थॉमसन एवं सुहम ने। सवाल नंबर 1 आपका हो चुका। ठीक है, सवाल नंबर 2 आपका कैसा आएगा आप देख लीजिए। ठीक है, यानी कि पाषाण काल को त्रिकाल, यानी कि ठीक है, पाषाण काल को पुरापाषाण काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में विभाजित किसने किया? विभाजित किसने किया, ये भी आ चुका है। देखो जब हम पढ़ते हैं पाठ को तो किसने किया, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 1970 में। ठीक है, 1970 में जिनका नाम था कॉमसन एवं ब्रेडवुड, उनका नाम था कॉमसन एवं ब्रेडवुड ने। आ सकता है आपके एग्जाम में अब भी। ठीक है, यानी कि पाषाण काल को
पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में कॉमसन एवं ब्रैडवुड ने 1917 में विभाजित किया था। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल दोस्तों ऐसे ही आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, पुरा पाषाण को, पुरा पाषाण काल को पूर्व, ठीक है, मध्य एवं उच्च पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में किसने विभाजित किया? ठीक है, किसने विभाजित किया? महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, किसने विभाजित किया? यानी कि देखो अभी आपने पढ़ा पाषाण काल को, परंतु जब पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक वैज्ञानिक और आए, इतिहासकार, जिन्होंने पुरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो देखो ये थे 1961 में। ठीक है, ये थे 1961 में। ठीक है, अब जो आएंगे वो आएंगे 1970 में। ठीक है, 1970 में। ठीक है, क्योंकि भाई देखो पुरापाषाण काल जब पहले आ गया, फिर उसके बाद में क्या होता है, लाटेट अथवा लाटेट, लाटेट, लाटेट ने 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। कौन सा है? पूर्व पुरापाषाण काल। ठीक है, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। चौथा महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। ठीक है, पाषाण काल को, पाषाण काल को, पाषाण काल को पुरापाषाण और नवपाषाण में किसने विभाजित किया? पुरापाषाण काल को, पाषाण काल को पुरापाषाण व नवपाषाण, इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पाषाण काल को किसने 2 भागों में, पुरापाषाण एवं नवपाषाण काल में विभाजित किया? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार आ चुका है। 1865 में, ठीक है, 1865 में जॉन लुबाक ने अपने ग्रंथ या अपनी पुस्तक, जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, में पाषाण काल को, पाषाण काल को पुरापाषाण
व नवपाषाण काल में डिवाइड किया, नवपाषाण काल में बांटा। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये समय है, और ये जो क्लास चल रही है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछ जाते हैं, ऐसे ही सवाल बनते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, पांचवा जो सवाल है जो कई बार आ चुका है, मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति या विकास के बारे में, विकास के बारे में सर्वप्रथम साक्ष्य या विचार किसने दिया। ठीक है, विचार किसने दिया, किसने दिया। तो देखो ये भी बड़े महत्वपूर्ण है, आंसर बनेगा इसका चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आ चुका है, अपने एग्जाम पेपर को उठा के देख लेना, कई बार ये सवाल आ चुका है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीच, ठीक है, क्या नाम था उसका, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नाम थी। उसमें उन्होंने बताया कि भाई मानव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, विकास किस तरीके से हुआ है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। अनीता जी गुड इवनिंग, वेलकम। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है, एक सवाल और आता है, एक सवाल और आता है, और देख लेते हैं सवाल कि किसको भारतीय किसको भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहते हैं, पिता कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी। ठीक है, याद रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है, किसको भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहते हैं।
तो नाम आएगा रॉबर्ट ब्रूट फोर्स। और देखो एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहती है, क्योंकि एक सवाल ऐसा ही आता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, तो कनिंघम को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कनिंघम को बोलते हैं। तो आइए आप देखो अपने टॉपिक पर चलते हैं। निम्न प्राग पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल हमारा जो टॉपिक है आज का, वह निम्न पुरापाषाण काल, क्योंकि पुरापाषाण काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पूर्व पुरापाषाण काल, ठीक है, दूसरे का नाम है मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरे का नाम है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, ये हो गए पुरापाषाण काल के 3 पार्ट। और देखो पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में किसने डिवाइड किया, सवाल ऐसे आता है। ठीक है, तो किसने डिवाइड किया, अभी मैंने बताया आपको, पुरापाषाण काल को लॉर्ड टेट ने, किसने दोस्तों, लॉर्ड टेट ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, किसने, लॉर्ड टेट ने, लॉर्ड टेट ने विभाजित किया 1970 में, याद रखना। ठीक है, अब इसके समय की देखें, समय को, तो समय इसका 6 लाख BC से, ठीक है, 1.5 लाख BC। ठीक है, और इसका 1.5 लाख BC से 30,000 BC तक, और उच्च पुरापाषाण काल का 30,000 BC से 10,000 BC तक। ठीक है, याद रखना। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्व पुरापाषाण काल को। ठीक है, तो पूर्व पुरापाषाण काल, ठीक है, नाम आएगा पूर्व पुरापाषाण काल। दोस्तों देखो, जब पाषाण काल था, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर के औजारों का काल था। ठीक है, यानी कि ये जो काल, इस काल का जो मानव था वो घुमक्कड़ जाति का था, खाना बदोश था, और पेट भरने के लिए कंदमूल, फल और मांस पशुओं को खाता था, ताकि वो पेट भर सके और सरवाइव कर सके, क्योंकि उस समय सरवाइव करना काफी कठिन था। ठीक है, शशि बाबूजी, वेलकम आपका। ठीक है, तो पूर्व पुरापाषाण काल, सबसे पहले समय की बात करते हैं। समय 6 लाख BC से, ठीक है, 1.5 लाख BC तक, 1.5 लाख BC तक। इसको 2 भागों में, और देखो इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी उपकरण। उपकरणों के आधार पर
इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है उसका, ठीक है, उसको बोलते हैं चापर चापिंग या पेबुल संस्कृति, पेबुल संस्कृति, या इसी को बोलते हैं सोहन संस्कृति। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है, यानी कि पूर्व प्रापाषाण काल को पत्थरों के आधार पर दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम है चापर चापिंग या पेबुल संस्कृति या सोहन घाटी की संस्कृति। ठीक है, दूसरा प्रकार है एस्यूलिन। ठीक है, या हस्तकुठार, हस्तकुठार, या मद्रासी संस्कृति, मद्रासी संस्कृति। आपके एग्जाम में यही सवाल आते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनमें पूर्व प्रापाषाण काल के जो औजार मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, किस स्थल से मिले हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा अध्ययन करते हैं पूर्व प्रापाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो देखो पूर्व प्रापाषाण काल का अध्ययन अभी हमने देखा, पत्थरों के औजारों के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब हम इसको विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में देखेंगे, संदर्भ में, और भारत के संदर्भ में, क्योंकि यहां से दोनों तरीके से सवाल आते हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में, क्योंकि देखो जब पूर्व प्रापाषाण काल था तो दुनिया में भी था और भारत में भी था, क्योंकि यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां से हम साक्ष्य मिलने स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हम विश्व के संदर्भ में भी पढ़ेंगे और भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो विश्व के संदर्भ में देखें, विश्व के संदर्भ में, क्योंकि कहां कहां स्थान है, क्या कहां पर क्या मिला है। विश्व के संदर्भ में पूर्व प्रापाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से सवाल आए हैं। तो जो फैक्ट है वो मैं वही बताऊंगा। तो देखो पहला फैक्ट देखते हैं, पहला फैक्ट देखें कि भाई कहां से क्या मिला। ठीक है, कहां से हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो योजनाबद्ध, योजनाबद्ध यानी कि भाई प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
शिकार करने के साक्ष्य 2 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। 2 स्थानों पर मिले हैं। कौन कौन सा है? पहला स्थान है, ठीक है, दक्षिण इंग्लैंड, दक्षिण इंग्लैंड के बॉक्स ग्रोव, ठीक है, दक्षिण इंग्लैंड के बॉक्स ग्रोव, बॉक्स ग्रोव में 5 लाख बीसी में, बीसी के, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। यानी कि दक्षिण इंग्लैंड के बॉक्स ग्रोव में पशुओं को योजनाबद्ध तरीके से मारने के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा देखें, क्योंकि हमने सवाल है हमारा कि 2 स्थान कौन से हैं जहां पर पशुओं को योजनाबद्ध तरीके से मारा गया था, ठीक है। तो दूसरा जो स्थान था, ठीक है, वो था जर्मनी का सोनीजेन, जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के सोनीजेन में, सोनीजेन में 4 लाख बीसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक होगा और ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे दोस्तों पास हो चुके हैं, बहुत बच्चों का पास होना बाकी है अभी, क्योंकि अभी तो हमने उड़ान शुरू की है। तो अभी देखते जाओ क्या क्या होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखें, विश्व के संदर्भ में फ्रांस के टेरामाटा, फ्रांस के टेरामाटा में घास फूस की क्या मिली है? झोपड़ी मिली है। घास फूस की झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। वह प्रवासी झोपड़ी थी, प्रवासी थी, यानी कि प्रवासी का मतलब होता है कि भाई कुछ लोग कुछ समय के लिए ठहरे होंगे, कुछ लोग, और वो चले गए होंगे, ठीक है। देखो सवाल दोस्तों मैं ऐसे लाऊंगा आपके लिए जो बिल्कुल संभावित होंगे, ठीक है, आपका समय भी खराब नहीं होगा। इसके बाद अगर देखें, सुखराम जी गुड इवनिंग, मीना कुमारी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? इसके बाद देखें तो अगला जो फैक्ट है वो केन्या के चेनसो लोवा, ठीक है, चेनसो वांजा, क्योंकि नाम थोड़ा अलग सा है, चेनसो वांजा एवं दक्षिण अफ्रीका के
अफ्रीका के, ठीक है, क्योंकि देखो ये भी नाम कुछ अलग अलग सा है, ठीक है। स्वाट क्रांस में क्या मिला है? पत्थर एवं पकी मिट्टी के एवं और जानवरों की जली हुई हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आ सकता है एग्जाम में, हुए हैं, आपके एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा केन्या के किलोम्बे एवं आर्सलाइजी से क्या मिला है दोस्तों? आर्सलाइज स्थानों के उत्खनन से या उत्खनन से, ठीक है। क्या मिले हैं? सल्क उपकरण प्राप्त हुए हैं, सल्क उपकरण जिनको हम बोलते हैं फ्लैक, ठीक है। हस्तकुठार, प्राप्त हुए हैं जो 10 से 4 लाख वर्ष पहले के हैं, 4 लाख वर्ष पहले के हैं। इतनी महत्वपूर्ण दोस्तों बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना है अब भी, ठीक है। इसके अलावा और देखें, ठीक है। देखो दोस्तों ये जो सवाल है वो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना है। स्पेन के अल्टामीरा से, ठीक है, प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है दोस्तों। प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं से प्रागैतिहासिक चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, यह
जानवरों की चित्रकारी थी। जानवरों की ये चित्र थे, ये चित्र थे। ठीक है। इसके अलावा और फैक्ट देखिए विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में निम्न प्रापाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है। फ्रांस के लेक्सकोव एवं तोब में भी जानवरों की चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं। 30,000 से 10,000 BC तक, BC के हैं। ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के, चलो तो महाराष्ट्र तो भारत में आ गया। ठीक है। सबको दफनाने का साक्ष्य, ठीक है, 3 लाख BC में जर्मनी के निएंडरथल घाटी में प्राप्त हुआ है। जर्मनी के निएंडरथल घाटी में प्राप्त हुआ है। देखो सवाल यहां से एक बन रहा है कि सबसे पहले सबको दफनाने की यह समाधान किस मानव ने किया? तो भाई निएंडरथल मानव ने किया। ठीक है। समाधान सबसे पहले किस मानव ने किया? तो निएंडरथल मानव ने किया। ठीक है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, देख लेना आप अपने पेपर को उठाकर। ठीक है। इसके अलावा चूल्हे के साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले के प्राप्त हुए हैं। वर्ष पहले के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो भाई देखो ये विश्व के संदर्भ में थे। अब हम पढ़ने वाले हैं निम्न प्रापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। ठीक है। कई सारे सवाल यहां से आते हैं। ठीक है। कई सारे सवाल यहां से आते हैं। ठीक है। तो देखो निम्न पुरापाषाण काल, निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल को हम पत्थर के उपकरण के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। पहला है चापर चापिंग, चापर चापिंग या पेबुल या सोहन संस्कृति, सोहन
संस्कृति। ठीक है, और दूसरा पार्ट है इसका हस्त कुठार। हस्त कुठार इसको बोलते हैं एस्यूलिन संस्कृति। एस्यूलिन या मद्रासी संस्कृति। मद्रासी संस्कृति। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे चापर चापिंग या पेबुल संस्कृति। ठीक है, देखो निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल काल के उपकरण, यहां पर थोड़ा गौर कीजिएगा, उपकरण कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से उपकरण हैं? तो चापर, चापिंग, ठीक है, विदारणी, हस्तकुठार, ठीक है, पेबुल, ये कुछ मिले हैं। ठीक है, तो देखो चापर चापिंग तो यहां पर है और हस्तकुठार आपके इसलिए यहां पर है। तो हम निम्न पुरापाषाण काल को उपकरणों के आधार पर, ठीक है, उपकरणों के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उपकरणों के आधार पर दो भागों में। पहले का नाम है चापर चापिंग या पेबुल या सोहन संस्कृति, और दूसरी है हस्तकुठार या एशुलिन या मद्रासी संस्कृति। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे चापर चापिंग या पेबुल संस्कृति। ठीक है, चापर चापिंग या पेबुल या सोहन संस्कृति। सोहन संस्कृति। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं आपको 0 से लेकर आपको गहराई तक ले चलूंगा। ठीक है, हर चीज आपको बताऊंगा। शशिधर जी कह रहे हैं सर इस बार का कट ऑफ बताएं। देखो जी, जर्नल का कट ऑफ लगभग 60 से 62 जा सकता है जीआरएफ का। ठीक है, ओबीसी का जा सकता है 58 59, और ईडब्ल्यूएस का इतना, एससी का 57 के करीब जाएगा, और एसटी का जाएगा 55 के करीब जीआरएफ का। ठीक है, और 5% नीचे आप मान लो नेट की कट ऑफ। ठीक है, देखो जो पहली यानी कि जो पहला भाग है आपने देखा, ये जो चापर चापिंग है पेबुल या सोहन संस्कृति, अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो फैक्ट देखें, देखो चापर को बोलते हैं, चापर को बोलते हैं गंडासा। ठीक है, और चॉपिंग, चॉपिंग को बोलते हैं खंडक।
ठीक है। क्लीवर, क्लीवर इसको बोलते हैं विदारणी, विदारणी, ठीक है, इसको बोलते हैं विदारणी। और ये जो पेबुल है इसको बोलते हैं बटिकास्म, बटिकास्म, ठीक है। इस दोस्तों ये जो समय है, इस समय के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट ही आएंगे। यह उपकरण ठीक है, यह जो उपकरण थे दोस्तों, ठीक है, यह जो उपकरण थे वो किस पत्थर के बने हुए थे, सबसे पहले यही आपको देखना है, ठीक है। यह जो यह उपकरण क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे, ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थरों के बने हुए थे। स्फटिक, इससे स्फटिक एवं कोर उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, उपकरणों का प्रयोग, यानी कि इस काल के जो पत्थर थे, वो औजार थे, वो बड़े बड़े थे, यानी कि कोई पत्थर है उसको छीला, ठीक है, और जो रह गया छील छील कर उसको कोर बोलते हैं, तो उपकरणों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके अलावा देखें 1928 में 1928 में डी.एन. बाडिया, और देखो दोस्तों, चलो पहले एक बार आपको नक्शा बनाता हूं मैं, नक्शा कि भाई जो सोहन संस्कृति थी या चापर चापिंग संस्कृति थी वो कहां पर थी, ठीक है, पहले समझ लीजिए कहां पर थी इंडिया में। तो यहां पर है हमारा पंजाब, यहां पर है सिंधु नदी, ठीक है, यहां पर है सोहन नदी, सोहन नदी यहां पर, ठीक है। तो ये जो सोहन नदी है ये, तो इस नदी घाटी में कुछ पत्थर मिले हैं, इसलिए इस औजारों को, इस घाटी के औजारों को बोला गया है सोहन संस्कृति के पत्थर। और देखो इस घाटी में चापर चापिंग पेबल प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए, चापर चापिंग या पेबल प्रकार के प्राप्त हुए हैं, और इसलिए इस घाटी को बोला गया है सोहन संस्कृति, ठीक है, क्या बोला गया है, सोहन संस्कृति, ठीक है। तो इस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, यानी कि कुछ राजस्थान में भी प्राप्त हुए हैं, और यहां पर एमपी में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कश्मीर में प्राप्त हुए हैं, कश्मीर में, यानी कि
निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण है वो केरल को छोड़कर सब जगह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी आपने देखा भारत के बिल्कुल पश्चिमी सीमा पर है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन नदी है, जो अब सूख गई है, सूख गई है। ठीक है, सूख गई है, इसलिए इस नदी घाटी में, इस नदी घाटी में पत्थरों के घाटी में उत्खनन किया गया, उत्खनन किया गया। और यहां पर क्या मिले, बहुत सारे औजार मिले। ठीक है, तो हम इस पर ही जो फैक्ट जो है, ठीक है, तो 1928 में सोहन नदी की घाटी में खुदाई की गई। 1928 में D.N. बाडिया इन्होंने खुदाई की, उत्खनन किया और बहुत सारे पत्थर खोज निकाले। ठीक है, बाडिया ने सोहन घाटी में उत्खनन किया, उत्खनन किया। ठीक है, इसलिए इनको सोहन घाटी का पितामह, ठीक है, सोहन घाटी, सोहन घाटी का पितामह भी बोलते हैं। ठीक है, पितामह, पितामह भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद HD संकालिया ने भी यहां पे खुदाई की और बहुत सारे उपकरण प्राप्त किए। ठीक है, HD संकालिया ने भी सोहन संस्कृति के, सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए, उपकरण प्राप्त किए। ठीक है, इसके अलावा 1982 में, 1982 में अरुण सोनकिया, ये सवाल आ चुका है, अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी के, नर्मदा घाटी में हथनोरा से मानव कपाल, यानी कि मानव की खोपड़ी, मानव कपाल एवं जानवरों के जीवाश्म, जानवरों के,
जीवाश्म की खोज की थी? कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। जीवाश्म की खोज की जानवरों के जीवाश्म को बोलते हैं नामदिकस। ठीक है, जानवरों के जीवाश्म को क्या बोलते हैं? नामदिकस बोलते हैं, नमदिकस बोलते हैं, नमदिकस बोलते हैं। ठीक है, ये भी आ चुका है। ये भी आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, चापर चापिंग, इस संस्कृति को चापर चापिंग का चापर चापिंग शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, H.L. मोबियस। ठीक है, H.L. मोबियस ने किया, मोबियस ने किया था। ठीक है, इसके अलावा इस संस्कृति को, ठीक है, सोहन संस्कृति का पहली बार प्रयोग, सोहन संस्कृति का पहली बार प्रयोग, ये भी आ सकता है। सोहन संस्कृति का पहली बार प्रयोग 1936 में डी टेरा ने किया। किसने किया दोस्तों? डी टेरा ने किया, डी टेरा ने किया था। एक वैज्ञानिक था दोस्तों ये, यानी कि इतिहासकार था, पुरातत्वविद था। इसने पोतवार की पठार यानी कि शिवालिक पहाड़ियों पर, सोन घाटी के आसपास है, सोन घाटी में शिवालिक पहाड़ी के पोतवार पठार में खुदाई की। इसने बताया कि भाई ये जो क्षेत्र है ये सोहन, इसको हम सोहन संस्कृति बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं। ठीक है, उन्नीस सौ तीस में K.R.U. टॉड ने सोहन घाटी में एक स्थल पिंडी घेव, ठीक है, जिसका नाम है पिंडी घेव का उत्खनन किया। ये आ चुका है एग्जाम में कई बार। ठीक है, उत्खनन किया। सेव कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, पिंडी घेव का उत्खनन किया। ठीक है,
सोहन घाटी में 5 वेदिकाएं मिली हैं, 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा 1935 में सोहन घाटी के पास शिवालिक पहाड़ी में कोतवार पठार में उत्खनन किया गया। ठीक है, पठारी भाग का उत्खनन डी टेरा पीटरसन ने किया। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे। इसके अलावा और देखें, चौतरा स्थान से, चौतरा जो है वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ स्थान से उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन स्थल था। यानी कि दोस्तों ये देखो आ चुका है एग्जाम में, यानी कि चौतरा एक ऐसा स्थान था कि जहां से उत्तर यानी कि सोहन घाटी की संस्कृति का भी उपकरण प्राप्त हुआ है और दक्षिण भारत की संस्कृति का भी उपकरण प्राप्त हुआ। तो ऐसा माना गया है कि चौतरा स्थान पर ये मान लीजिए दक्षिण भारत का उपकरण है और ये उत्तर भारत का उपकरण है। तो चौतरा स्थान से ये दोनों प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में आ चुका है और पूछा गया है कि सोहन घाटी संस्कृति या चापर चापिंग या इसके कह सकते हैं भाई सोहन संस्कृति, ठीक है, के उपकरण और मद्रास संस्कृति या दक्षिण भारत संस्कृति का मिलन स्थल कौन सा है या दोनों के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं, तो चौतरा स्थान से। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। एक बार और देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चौपर चॉपिंग या पेबुल या सोहन संस्कृति। ठीक है, इस घाटी का जो पितामह है वो डीएन बाडिया को बोलते हैं। 1928 में उन्होंने वहां पर विस्तृत रूप में खुदाई की थी। और चॉपर चापिंग का जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है एच.एल. मोबियस ने। ठीक है, और सोहन संस्कृति शब्द का प्रयोग डी टेरा ने किया है, ये भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, यह जो संस्कृति है, इस संस्कृति के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो सोहन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, टॉपिक है। अब टॉपिक का नाम है
सोहन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, जब मैं बताऊंगा आपको पता लगेगा कि हाँ ये भी आ चुका है। ठीक है, देखो अगर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उत्तर भारत में कश्मीर, ठीक है, पंजाब, ठीक है, पाकिस्तान, पंजाब, ये पाकिस्तान के जो पंजाब वहां पर मिले हैं। ठीक है, उत्तरी राजस्थान, ठीक है, और इसके अलावा उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली में भी मिले हैं। ठीक है, दिल्ली मिले हैं बदरपुर में, बदरपुर, ठीक है। इसके अलावा थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, डीडवाना, डीडवाना, चित्तौड़गढ़, ठीक है, बेलन घाटी, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, नर्मदा घाटी, एमपी, सीहोर, नरसिंहपुर, इसके अलावा सीहोर हो गया, ठीक है, कैमूर, बागोर, ठीक है, सिंहावल, ठीक है, एमपी में है सिंहावल, पटपरा, बागो है तो ही, है तो ही, मलकपुर, ठीक है, ये उत्तर भारत के स्थल हैं। ठीक है, ये दोस्तों उत्तर भारत के स्थल हैं। और देखो भीमबेटका तो रह गया, भीमबेटका, भीमबेटका ये भी एमपी में है। ठीक है, ये इतने सारे स्थल हैं, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। पूछेगा कि पूर्व प्रापाषाण संस्कृति या सोहन संस्कृति के उत्तर भारत में स्थल कौन कौन से हैं या कौन सा स्थल है, ऐसा आ सकता है। इसके अलावा सोहन संस्कृति का जो पश्चिमी स्थल है उसमें देखते हैं, सोहन संस्कृति के पश्चिमी स्थल,
पश्चिमी स्थल। तो पश्चिमी स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे कि राजस्थान में, जोधपुर, ठीक है, महाराष्ट्र में बोरी महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें ही आता है आपका डिडवाना भी आता है इसमें, डिडवाना, भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़ भी आएगा इसी में ही, चित्तौड़गढ़, ठीक है। इसी में ही आपका आएगा जायल आएगा, ठीक है। और इसमें आएगा सिंधी तालाब, ठीक है। इसके अलावा इसमें आएगा आपका अमरापुर, राजस्थान में है सभी, ठीक है। इसके अलावा जनकपुरा, राजस्थान, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। इसके बाद मध्य क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से दोस्तों, इसमें नर्मदा घाटी, सोन घाटी, सतपुड़ा, ठीक है, सीहोर, नरसिंहपुर, ठीक है, और हथनौरा, ठीक है। हथनौरा के बाद में देवा कछार, जमाव, ठीक है। शोभापुर, जमाव, ठीक है। इसके अलावा इलोन, तो जवाब आप सोच रहे होंगे क्या है, कि भाई
अगर कोई स्थल है, ठीक है, कोई स्थल है, इसकी अगर खुदाई करें तो हमें लगता है कि भाई कुछ खुदाई करने के बाद में पत्थर आ चुका है, पत्थर की लेयर आ चुकी है, इसको बोलते हैं जमाव। फिर इसको तोड़कर फिर खुदाई करी, फिर पत्थर की लेयर आ गई, इसको बोलते हैं दूसरा जमाव। फिर इसको तोड़कर फिर खुदाई करी तो पत्थर की या राख की लेयर या पत्थर की लेयर या किसी और की लेयर हो सकती है, उसको बोलते हैं जमाव। ठीक है, तो इसके अलावा महाराष्ट्र में भी है, इसमें महाराष्ट्र भी आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसमें देखें दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में स्थल। ठीक है, तो दक्षिण भारत में कौन कौन से मिलेंगे? निम्न प्रशन काल के इसामपुर, ठीक है, पल्लवरम, ठीक है, बाद मदुरै, ठीक है, चलो दोस्तों, ये जो है ना, ये वाला जो है बाद में दूसरे वाले में आएगा। ठीक है, ये स्थल थे, ये ठीक है स्थल थे, ये स्थल थे आपके सोहन नदी घाटी के स्थल थे। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा दूसरा टॉपिक, जिसका नाम होगा मद्रासी संस्कृति, मद्रासी या हस्तकुठार संस्कृति। ठीक है, दोस्तों होता क्या है कि एक प्रतत्विद जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट, वो अपने घर के पास बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। तो सोचते सोचते उनका जो निगाह है वो एक जमीन पर पड़े, जमीन में गड्ढे में पड़े एक उपकरण की तरफ पड़ी। उन्होंने देखा यार ये क्या है, उन्होंने उठाया, उन्होंने देखा तो ये शायद, उनको लगा कि भाई ये शायद कोई पत्थर का औजार है। तो उन्होंने जब उसकी थोड़ी बहुत खुदाई की और पास से, तो लगा कि काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे औजार मिले हैं। तो वह जो स्थान था वो पल्लवरम था। ठीक है, और समय था मई 1863। ठीक है, तो मई, देखो इस संस्कृति के उपकरण सर्वाधिक हस्तकुठार थे, हस्तकुठार थे। इसलिए इसको हस्तकुठार संस्कृति बोलते हैं। हस्तकुठार संस्कृति भी बोलते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस संस्कृति के उपकरण
इस संस्कृति के उपकरण सर्वाधिक मद्रास के आसपास पाए हैं। मद्रास के आसपास पाए हैं, आसपास मिले हैं। इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, आपको दोस्तों मैं पूरी थ्योरी बता रहा हूं। ठीक है, पूरी थ्योरी में आपको बताकर चल रहा हूं। जेवी स्टडी हब जी, वेलकम आपका। मैं आपको पूरी दोस्तों थ्योरी बताकर चल रहा हूं। एक एक लाइन में सवाल बन रहा है आपका। ठीक है, एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, सवाल से भरी हुई है। ठीक है, बस ज़रूरत है आपको नोट करने की। अगर नोट नहीं हो रहा है तो भाई इसकी पीडीएफ वगैरह भी पढ़ सकते हो हमारे ऐप पर। ठीक है, आगे चलते हैं। उपकरण उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के, क्वार्टजाइट या जेस्पर पत्थर के बने हुए थे। पत्थर के बने थे। ठीक है, मई 1863 में ईस्वी में रॉबर्ट पुरातात्विद रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट पल्लवरम में एक हस्तकुठार की खोज की। एक हस्तकुठार या हैंड एक्स। ठीक है, हस्तकुठार मतलब कुल्हाड़ी, हैंड एक्स की खोज की। ठीक है, की खोज की। इसके बाद सितंबर 1863 में मद्रास के अतीरपक्कम में ब्रूस फूट एवं प्रोफेसर किंग जिनका दोस्त था ने भी हस्तकुठार की खोज की। हस्तकुठार उपकरणों की खोज की। ठीक है दोस्तों, सवाल ही सवाल हैं, देखते जाओ, सवाल ही सवाल हैं। ठीक है, इतने सवाल मिलेंगे आपको कि आराम से आप पास हो सकते हो, आराम से।
इसके बाद जनवरी 1864 में मद्रास के पल्लवरम व बाद मदुरै से भी इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा देखें, इस संस्कृति को मद्रासी संस्कृति और या मद्रासी उद्योग भी कहते हैं। मद्रासी उद्योग भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इस संस्कृति के स्थल। इस संस्कृति के स्थल। ठीक है। इस संस्कृति के जो महत्वपूर्ण स्थल है, ईशामपुर, यहां पर औजारों का कारखाना था। ये था कर्नाटक में। ठीक है। ईशामपुर था। अतीरपक्कम, पल्लवरम। ठीक है। बाद मदुरै, है ना, बाद मदुरै। कुरनूल। ठीक है। चौतरा, ये राजस्थान में है। ठीक है। ईशामपुर हो गया, बाद मदुरै, पल्लवरम, अतीरपक्कम। ठीक है। और इसके अलावा एक है मानजान कारनई। ठीक है, से भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ स्थल हैं जो
मद्रासी संस्कृति के स्थल हैं जहाँ से हस्त कुठार वगैरह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एस्टोनियन संस्कृति इसको एस्यूलिन संस्कृति भी कहते हैं, संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, उपकरण बता दिए कौन कौन से उपकरण हैं। ठीक है, एक सवाल दोस्तों ये आता है जमाव के ऊपर, जमाव। तो निम्न प्राप्रश्न काल में कुछ जमाव आते हैं। तो सबसे प्राचीन जमाव है सिंहाबल। दूसरे नंबर पर आता है पटपरा। पटपरा जमाव, सिंहाबल जमाव, पटपरा जमाव। तीसरे पर आता है बाघोर जमाव। और चौथे पर आता है खेतोही जमाव। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। यानी कि देखो, सबसे पहले एक स्थल की खुदाई की गई तो खेतोही जमाव मिला, फिर इस जमाव को काटकर फिर दूसरा जो जमाव आया वो बाघोर जमाव था, फिर पटपरा जमाव आया, फिर सबसे लास्ट में आया सिंहाबल जमाव। इससे पुराना जमाव अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, ये पत्थर की एक लेयर थी जिसको जमाव बोला गया है। तो याद रखना, ये जो जमाव है महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? काफी बड़ी क्लास हो गई है। ठीक है, लगभग 1.25 घंटे की क्लास हो गई है और सारे फैक्ट मैंने आज आपको क्लियर करवाए हैं। ठीक है, देखो कुछ थोड़ा सा और रह गया है मेरे ख्याल से। पेबुल, कुछ उपकरण होते हैं, उपकरण। ठीक है, देखो चापर होता है गंडासा। ठीक है, चापिंग ये होती है खंडक, कुदाली बोलते सकते हैं इसको, खंडक। हस्तकुठार बोलते हैं कुल्हाड़ी। ठीक है, पेबुल पानी की लहरों से, पानी की लहरों के रगड़ से जो गोल गोल पत्थर बनते हैं, बिल्कुल चिकने पत्थर बनते हैं, जो गोल या चिकने पत्थर बनते हैं, चिकने पत्थर बनते हैं। आपने देखा होगा तालाब के किनारे या समुद्र के किनारे जब लहर आती है तो बार बार एक पत्थर पर टकराती हैं, तो वो एक पत्थर घिस घिस कर गोल हो जाता है, तो उसको बोलता है पेबुल। ठीक है, बनते हैं। ठीक है, और देखो
ये जो चापर है, ये चापर, ये पेबुल से, पेबुल पत्थर को काटकर पत्थर की एक साइड, एक तरफ धार बनाकर बनता है। और चापिंग पेबुल पत्थर के, पेबुल पत्थर के दोनों तरफ धार, दोनों तरफ धार बनाकर बनता है। यानी कि जो पेबुल पत्थर वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इससे ही चापर चापिंग बनते हैं। तो बस दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आपको कैसी लगी? अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। 6 महीने का 1499 रुपये का है, 1 साल का 3000 रुपये का कोर्स है, ठीक है। अगर किसी को ज्वाइन करना है, हमारा नंबर है 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।